इस वीडियो में आप लोग अभ्यास के क्वेश्चनों को करेंगे, जो ठोस अवस्था के अभ्यास हैं उससे मैं समझा रहा हूँ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है आक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए, आक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो आक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जब मैं आपको पढ़ा रहा था पार्ट, वहाँ पे वीडियो जो बनाया हूँ, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कणों की त्रिविम में कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो वहाँ से आप परिभाषा लिख लीजिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस के एक उदाहरण भी मैंने वहाँ पे बताए हैं, जैसे प्लास्टिक होता है, कांच होता है, रबर होता है आदि। ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो वहाँ से आप कर लीजिएगा, वैसे मैंने समझा भी दिया। कांच क्वार्टज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है? किन परिस्थितियों में क्वार्टज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है? तो कांच, यह आपको पढ़ाया जाएगा कि यह सिलिकेटों का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर बस इतना आप समझ लीजिए कि जो कांच और क्वार्टज होता है, यह रासायनिक रूप से एक ही पदार्थ होता है। कांच जो है वह अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि क्वार्टज क्या है, वो क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्वार्टज एक क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ये दोनों में क्या है, भिन्नता है। जब क्वार्टज को उच्च ताप पर गर्म करके तेजी से ठंडा किया जाता है, तो क्वार्टज कांच में परिवर्तित हो सकता है। यानी क्वार्टज को उच्च ताप पर गर्म करके तेजी से ठंडा करने पर क्वार्टज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम क्वार्टज क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था नियमित होती है। जब उसको गर्म करेंगे तो कणों की व्यवस्था क्या होगी, कणों की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब उसको तेज़ी से ठंडा करेंगे तो जहाँ पर कण है वहीं पर अपने आप रुक जाएंगे, वो फिर से व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए कैसा ठोस बनेगा, अक्रिस्टलीय ठोस। और वह अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो जाएगा, कांच होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक या अक्रिस्टलीय में कीजिए। मतलब इसमें से बताना है कि कौन सा ठोस क्या है, आयनिक है, कौन सा धात्विक है, कौन सा आणविक है, कौन सा सहसंयोजक है, कौन सा अक्रिस्टलीय। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, आप इसमें से इसको लिख लीजिएगा। आयनिक ठोस इसमें से दो हैं, अमोनियम फास्फेट और लिथियम ब्रोमाइड। इसमें आयनिक में, इसमें जो अमोनियम फास्फेट है, इसमें आयन है अमोनियम आयन, यानी NH4+ और फास्फेट का मतलब PO3 PO4-3। और लिथियम ब्रोमाइड में क्या है, Li+ और Br-। तो ये दोनों क्या हैं, आयनिक ठोस है। धात्विक ठोस में कौन है, पीतल है और रुबिडियम है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 37 होता है। पीतल तो जानते होंगे, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। आणविक ठोस में क्या है, P4O10, जिसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। ये फास्फोरस है, P4 है, ठीक है। और यह क्या है, आयोडीन है। ये तीनों क्या हैं, आणविक ठोस है। सहसंयोजक ठोस में क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ग्रेफाइट और सिलिकॉन है। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है, प्लास्टिक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। ये कौन सा ठोस है, आणविक ठोस, ये भी आणविक ठोस, ये धात्विक ठोस, ये आयनिक ठोस, ये अक्रिस्टलीय ठोस, ये आयनिक ठोस, ये सहसंयोजक ठोस, ये सहसंयोजक ठोस, ये भी सहसंयोजक ठोस, ये आणविक ठोस और ये धात्विक ठोस। इसको मैं समझा भी दिया। चलिए चौथा देखिए, उप सहसंयोजन संख्या का क्या अर्थ है? तो उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, इसे समझिए। जब मैं आपको निविड़ संकुलन समझा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि निविड़ संकुलन में किसी एक अवयवी कण को जितने अवयवी कण स्पर्श करते हैं उनकी संख्या को उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो वहाँ से परिभाषा आप लिख लीजिएगा, मैंने लिखाया भी है।
इसका सेकंड पार्ट है निम्नलिखित परमाणुओं की उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। एक घनीय निविड़ संकुलित संरचना, इसको FCC भी कह सकते हैं। निविड़ घनीय निविड़ संकुलित संरचना क्या होता है, CCP होती है। और CCP को क्या कहते हैं, FCC कहते हैं। और FCC जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने बताया था कि FCC में उपसह संयोजन संख्या 12 होती है। उसको मैंने समझाया, वीडियो देखिएगा। अंतः केंद्रित घनी में उपसह संयोजन संख्या 8 होती है। तो ये मैं वहाँ पर समझाया हूँ। इसमें 8 होती है और इसमें 12। पहले वाले में का वाले में 12 और खा वाले में 8। ये वीडियो में समझाया गया, आप वहाँ देखिएगा। यदि आपको किसी अज्ञात धातु का घनत्व एवं एकक कोष्ठिका की विमा ज्ञात हो तो क्या आप उसके परमाणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मैंने घनत्व को ज्ञात करने के लिए एक वीडियो बनाई थी, उसको आप देखिएगा। वहाँ पर मैंने इस फार्मूले को डिराइव भी किया है, जहाँ पर Z क्या होता है, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, और इसका जो मान होता है सरल घनी के लिए 1 होता है, अंतः केंद्रित घनी के लिए 2 होता है, फलक केंद्रित घनी के लिए 4 होता है। कैपिटल M जो होता है मोलर द्रव्यमान होता है। स्मॉल a जो होती है एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई होती है। NA ये आवागाद्रो संख्या होती है। तो कैपिटल M बराबर क्या होगा, अगर आप पक्षांतर कर दोगे तो ये इधर गुणे में जाएगा और ये बटे में जाएगा। अब कैपिटल M बटे NA ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m। कैपिटल M क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, आवागाद्रो संख्या के बराबर कणों के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और जब ये बटे में जाएगा तो कैपिटल M बटे NA क्या हो जाएगा, स्मॉल m हो जाएगा। तो स्मॉल m क्या है, परमाणविक द्रव्यमान या एक कण का द्रव्यमान। तो इस तरीके से अगर हमें घनत्व तो पता हो, कोर की लंबाई पता हो, और ये पता हो कि किस प्रकार की एक कोष्ठिका है, तो Z का मान भी पता हो जाएगा और हम उसके परमाणु द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा और मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो छठवां क्वेश्चन इसमें है, किसी क्रिस्टल की स्थिरता उसके गलनांक के परिमाण द्वारा प्रकट होती है। मतलब जिसका गलनांक ज़्यादा होता है वो क्रिस्टल ज़्यादा स्थिर होता है, उसमें अणुओं के बीच में अंतराणुक आकर्षण बल ज़्यादा होता है। टिप्पणी कीजिए, किसी आंकड़े जल, एथिल अल्कोहल, डाइएथिल ईथर तथा मीथेन के गलनांक एकत्र कीजिए। यानी इसका जो गलनांक है आपको किताब से या किसी भी माध्यम से लिख लेना है और उसके आधार पर यह बताना है इन अणुओं के मध्य अंतराणुविक बल के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए, जो इसका गलनांक है ये मैंने किताब से लिखा है, केल्विन में सब दिया है। जल का गलनांक जो होता है, जल का मतलब बर्फ़ का जो गलनांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको केल्विन में बदलेंगे तो क्या होगा, 273 केल्विन। एथिल अल्कोहल का होता है गलनांक 158.8 केल्विन। डाई एथिल ईथर का होता है 156.85 केल्विन। और मीथेन का होता है 89.34 केल्विन। तो इसमें सबसे ज़्यादा गलनांक होता है जल में, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत प्रबल होते हैं। एथिल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन इसका हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा दुर्बल होता है। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते हैं, लेकिन मीथेन का अणु भार कम होने के कारण इसका गलनांक सबसे कम होता है। डाई एथिल ईथर का अणु भार अधिक होने का इसका गलनांक अधिक होता है। तो गलनांक का संबंध अणु भार से होता है और यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर काम कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे ज़्यादा गलनांक जल में है और सबसे कम गलनांक किस में है, मीथेन में है। तो सबसे ज़्यादा प्रबल अंतराणुक आकर्षण बल किस में होगा, जल में, और सबसे कम किस में होगा, मीथेन में। तो यहाँ पर देखिए, पदार्थ के अणुओं के बीच अंतराणविक बल अधिक होने पर गलनांक अधिक होता है। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ।
अतः जल में अंतरा आणविक बल सबसे अधिक हो। क्यों अधिक हो? क्योंकि उसका गलनांक सबसे अधिक है। तथा मीथेन में सबसे कम हो। क्यों कम हो? क्योंकि उसका गलनांक सबसे कम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्नलिखित युग्मों के पदों में कैसे विभेद करेंगे? षटकोणीय निविड़ संकुलन तथा घनीय निविड़ संकुलन। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन कब प्राप्त होता है? ये मैं जब आपको त्रिविमीय निविड़ संकुलन समझा रहा था तो ये मैंने बताया था कि ये दोनों प्रकार के जो संकुलन होते हैं वह षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन से प्राप्त होते हैं। षटकोणीय द्विविमीय निविड़ संकुलन में अगर हम तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों पर व्यवस्थित करते हैं तो षटकोणीय निविड़ संकुलन प्राप्त होता है। और अगर हम तीसरी परत के गोलों को अष्टफलकीय रिक्तियों पर व्यवस्थित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा घनीय निविड़ संकुलन। तो ये मैं आपको वहाँ पर समझाया हूँ, वहाँ से दोनों का अंतर आप स्पष्ट करके लिख लीजिएगा। क्रिस्टल जालक की डिफिनीशन भी मैंने आपको वहाँ पे वीडियो में समझाई है, वहाँ से लिख लीजिएगा। एकक कोष्ठिका क्या होती है इसको भी मैंने समझाया कि एकक कोष्ठिका क्या होती है। वो सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है जो सभी दिशाओं में दोहराने के बाद क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। और क्रिस्टल जालक क्या होता है? एक व्यवस्था होती है, कणों की एक व्यवस्था होती है। तो दोनों की परिभाषा मैंने वहाँ पर स्पष्ट समझाई है। चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है? चार गोलों या चार अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है, उसे क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। और 6 गोलों के बीच में जो खाली जगह होती है उसे क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर समझाई गई। इसको आप पीछे की वीडियो को देखकर सारे नोट्स लिख लीजिएगा तो वही उसके अंतर हो जाएंगे। 8वां देखिए। निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक की एकक कोष्ठिका में कितने जालक बिंदु होते हैं? तो फलक केंद्रीय घनी में कहाँ कहाँ पर? फलक केंद्रीय घनी की अगर मैं व्यवस्था बनाऊं, घनी का मतलब क्या होता है? इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आपस में क्या है? बराबर है। तो फलक केंद्रीय घनी में अवयवी कण कहाँ होते हैं? कोने पर होंगे और फलक के बीच में होंगे। इसमें कहाँ पर कण होंगे? यहाँ पर होंगे। ये तो कोने पर हो गए, इस फलक के बीच में, इस फलक के बीच में, इस फलक के बीच में, इस फलक के बीच में और इस फलक के बीच में। तो कहाँ कहाँ कण है? 6 फलक के सेंटर पर है, 8 कोने पर है। तो इसमें जालक बिंदु जहाँ जहाँ पर कण होते हैं उसी को क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। तो इसमें जालक बिंदु कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। 14 का मतलब 8 कोने पर हो जाएंगे और 6 फलक में। तो कितने जालक बिंदु हो गए? किसमें? पहले वाले में, फलक केंद्रीय घनी में कितने हो गए? 14 हो गए। दूसरा जो है इसमें जो पूछा गया है, इसमें जो दूसरा पूछा गया है, इसमें पूछा गया फलक केंद्रीय चतुष्कोणी। तो इसमें भी भाई चतुष्कोणी तो एकक कोष्ठिका है ना। घन के लिए क्या होता है? घन के लिए होता है A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। ये घन के लिए होता है। और अगर चतुष्फलकी है, चतुष्कोणी है, तो चतुष्कोणी के लिए क्या होता है? A बराबर B डज नॉट इक्वल टू C, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। तो जो चाहे वह घनी संरचना, घनी एकक कोष्ठिका हो, चाहे एकक कोष्ठिका आपकी चतुष्कोणी हो,
अगर फलक केंद्रीय व्यवस्था है तो अवयवी कण कोने पर होंगे और फलक के केंद्र पर होंगे। बस फलक ये जो चतुष्कोणीय है उसमें जो सी है इसकी ऊंचाई है या तो इससे थोड़ा सा छोटी होगी, जो नीचे लंबाई और चौड़ाई है तो इससे बड़ी हो जाएगी, लेकिन कण तो उतने ही होंगे। तो जो चतुष्कोणीय संरचना है इसमें भी जालक बिंदु कितने होंगे, 8 कोने पर होंगे और 6 फलक पर होंगे, तो 14 बिंदु इसमें भी होंगे। बस इसमें फ़र्क क्या होगा कि ये जो ऊंचाई है जो इसको हम सी कहते हैं, यह या तो कम होगी या तो ज़्यादा हो जाएगी, और फलक तो 6 ही होंगे, तो 6 सेंटर पर होंगे और 8 कॉर्नर पर होंगे। तीसरा है अंतःकेंद्रित। अंतःकेंद्रित में क्या होता है, अंतःकेंद्रित में जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों के साथ साथ एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। तो अगर एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी कण हैं तो एक कण तो अंदर होगा और 8 कण कहाँ होंगे, कोने पर होंगे। तो कुल कितने स्थान पर आपको कण दिख रहे हैं, एक अंदर है तो इसमें कण कितने स्थान पर हैं, इसमें कण हैं 9 स्थान पर, तो इसमें जालक बिंदु कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इसमें जो जालक बिंदु है वो 14, इसमें जालक बिंदु 14 और इसमें जालक बिंदु क्या होगा, 9 होगा। ये क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए 9वां समझिए आप लोग। समझाइए, धात्विक तथा आयनिक जालकों में समानता एवं विभेद का आधार। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं, धात्विक ठोस आपको पढ़ाया गया होगा कि जो अधिकांश तत्व धातु होते हैं और जो धातुओं के परमाणु होते हैं वे अपने इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं और शेष भाग जो धनावेशित भाग होता है और इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण होता है, तो इस प्रकार के बल को धात्विक बल बंध कहते हैं, धात्विक आबंध कहते हैं, और इस प्रकार के ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस किससे होते हैं, धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं। धात्विक ठोस क्या होते हैं, विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। लेकिन जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन दोनों क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो इसमें समानता भी है और इसमें अंतर भी है, तो ये सारी चीज़ें लिखिएगा, तो वो मैंने समझाया पीछे। आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। तो आयनिक ठोस जैसे नमक है, इसमें क्या होता है, धनायन ऋणायन होते हैं, उनके बीच में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है, इसलिए क्या होते हैं, कठोर होते हैं। जब इस पर हम बल लगाते हैं तो अधिक बल लगाने से जो इनके आयन होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, जिससे वे क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से लिख लीजिएगा। 10वां देखिए, निम्नलिखित के लिए धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। सरल घनी की संकुलन क्षमता मैंने निकाला है, 52.4% होती है, ये कैलकुलेट किया हूँ। अंतः केंद्रित घनी की 68% होती है, इसको भी वीडियो में समझाया गया है। फलक केंद्रीय घनी की कितनी होती है, 74% होती है। तो ये सारा चीज़ें आप वीडियो से कर लेना है। तो इसमें मैं बस 10 क्वेश्चन ही आपको समझा रहा हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको अगली वीडियो में बताऊँगा।